स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 यूनाइटेड नेशन। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, व्हाई डिड वर्ल्ड लीडर डिसाइड टू सेट अप अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस। कि जो सारे देश के जो है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उन्होंने क्यों डिसाइड किया, ये डिसीजन लिया कि हम एक जो है कि दुनिया का संगठन बनाएंगे ताकि शांति कायम रहे। आफ्टर द बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स विद इन ए स्पैन ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल के बीच में दो विश्व युद्ध हुए, तो इसके अनुभव के बाद द वर्ल्ड लीडर्स रियलाइज द नेसेसिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोर पावरफुल देन लीग ऑफ नेशन। तो इससे जो दुनिया के सारे लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने ये महसूस किया कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो कि राष्ट्र संघ से भी ज़्यादा पावरफुल हो। They held many conferences to discuss the nature and viability of such an organization. Viability का मतलब होता है व्यवहार्यता, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन। तो ये जो दुनिया के नेता हैं, इन लोगों ने बहुत सारे सम्मेलन वगैरह किए कि इसका नेचर और इसकी जो व्यवहार्यता है उसको जो है कि ऐसे संगठन की उसको डिस्कस किया जाए, आपस में विचार विमर्श किया जाए। Their effort finally took shape at सैन फ्रांसिस्को ऑन अक्टूबर 24, 1945। तो इनकी जो कोशिशें थी उसने मूल रूप से ढांचा ले लिया, और वो बना कब? अक्टूबर 24, 1945 को। किस फॉर्म में? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके फॉर्म में। तो यही जो है कि यूएनओ बना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेम द यूनाइटेड नेशन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर वाज यूएन एस्टेब्लिश्ड। ये जो नाम है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, है ना, ये पहली बार जो है कब इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा ये भी बताना है आपको कि कहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन है, सबसे पहली बार ये जो बना 1 जनवरी को 1942 को बना, व्हेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 26 नेशन, जो 26 नेशन है इसके प्रतिनिधि साइन किए यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन को एट वॉशिंगटन ऑन 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो ये डेट कब की है? तो ये पहली बार ये वर्ड यूज हुआ ये, और जो है कि 26 देशों ने साइन किया, डिक्लेयर हुआ वाशिंगटन पे 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये जो है कि एस्टेब्लिश हुआ, और हेडक्वार्टर इसका जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन। यूएन क्यों बना, इसका सबसे मुख्य कारण क्या था? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे एवरी ईयर। हर साल यूएन डे के नाम से यूएन दिवस किस दिन मनाया जाता है? The UN was formed to provide a forum that would act as a safety valve to prevent the kind of politics and conflict that had resulted in the two world wars between 1917 and the mid 1930s। फोरम का मतलब होता है, देखो, मंच होता है। सेफ्टी वाल्व का मतलब होता है सुरक्षा वाला उपकरण। ठीक है, राजनीतिक और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है टकराव। तो यूएन को बनाया गया क्या कि ये जो है कि एक मंच प्रदान करे, जो मंच क्या करेगा, एक सुरक्षा उपकरण की तरह काम करेगा, और ये बचाएगा हर तरह के राजनीतिक टकराव से, है ना, राजनीतिक टकराव से, जो कि हुआ है वर्ल्ड वॉर के बीच में, जो है कि देखने को मिला 1917 से लेके 1930 के मिडिल तक। अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज द यूएन डे एवरी ईयर। 24 अक्टूबर को है यूएन डे। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का? हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ यूएन, कौन इसका सदस्य बन सकता है? द यूएन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी में इसका है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। यूरोपियन ऑफिस ऑफ द यूएन इज इन जेनेवा। यूरोपियन ऑफिस कहाँ पे है? जेनेवा में। इसके अलावा मेंबरशिप, जो सदस्यता है, इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट। हर एक देश जो कि जो है शांति चाहता है, उसके लिए इसकी सदस्यता खुली हुई है। विच एक्सेप्ट ऑब्लिगेशन, जिसमें जो भी दायित्व है, आभार है, ड्यूटीज है, उसको क्या करे? वो एक्सेप्ट करे। कंटेंट इन द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, जो भी अनिवार्यता है, दायित्व है, आभार है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मेंबर आएगा। हु अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन।
ये सचिव जो है कि कौन इसमें यूएन में अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है? हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन? तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है इसकी नियुक्ति की जाती है बाय जनरल असेंबली, आम सभा के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे किया जाता है, फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए। एंटोनियो गुटेरेस ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। आप देख लेना अभी करंट में कौन है, ये हो सकता है अभी हट गए हो, तो आप एक बार देख लेना, मे भी शायद यही हो या कोई और आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक है आपका जनरल असेंबली, आम सभा, एक है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, आर्थिक और सामाजिक सभा, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और इसके बाद एक सेक्रेटरीट है। तो ये जो है कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, अंग है यूनाइटेड नेशन के। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली आम सभा है इसका क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली आर एज फॉलोइंग हेड्स। तो ये फॉलोइंग हेड्स के अंदर जो है कि हम इनका देखेंगे। एक तो है पहला डेलिब्रेटिव फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो डेलिब्रेटिव फंक्शन है इसमें क्या क्या आता है। डेलिब्रेटिव का मतलब होता है अधिकारहीन, है ना, यानी कि जो अधिकार के अंतर्गत आता है, सोच विचार के अंतर्गत आता है, इनका सलाह मशवरे वाला वो फंक्शन। जनरल असेंबली कैन डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो डेलिब्रेटिव नाम था, इसीलिए ये क्या कर सकता है, ये डिस्कस कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है कोई भी ऐसा सवाल जो कि शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। It has the power to make recommendation for the purpose of promoting international cooperation in political, economic, social, cultural, education and health field। इसके पास पावर है कि ये सिफारिश कर सकता है बना फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग, की प्रमोट किया जाए, प्रचार किया जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ जो है सहयोग से जो है काम करें और मुद्दों पे काम करें, है ना, प्रमोट करें, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और साथ ही साथ स्वास्थ्य के फील्ड में। ठीक है, तो इसके लिए ये सारे के सारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोऑपरेशन के लिए वो सिफारिश कर सकता है इन सब मुद्दों पे। फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय जो है कि फंक्शन हम देखते हैं। जनरल असेंबली कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो जनरल असेंबली ही देखती है बजट और इसको अप्रूव करती है ना, यूनाइटेड नेशन के बजट को। यूनाइटेड नेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय मेंबर्स एज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन में जो भी खर्चे वगैरह होते हैं उसको कौन वहन करता है? मेंबर्स, जो उसके यूनाइटेड यूएन के मेंबर्स हैं वो, एज अपोर्शनड बाय जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में जितना उनका है सीट उसके हिसाब से। इलेक्टोरल फंक्शन, अब ये देखो चुनाव वाले हैं फंक्शन। तो देखो ये निर्वाचन में क्या क्या है कि द असेंबली इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे लोगों को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है जो नॉन परमानेंट है, परमानेंट नहीं रहेंगे ऐसे सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल के यानी कि सुरक्षा परिषद के। द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी वो भी सदस्य जो कि आर्थिक और सामाजिक सभा के हैं। एंड इलेक्टिव मेंबर ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल सभा के इलेक्टिव मेंबर। तो इनको जो है कि चुनने का भी काम है किसका? जनरल असेंबली का। इट अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल को ये नियुक्त करता है सिफारिश पे ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे। द जनरल असेंबली अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो आम सभा है जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद के साथ मिलके इलेक्ट करती है, चुनती है उन सदस्यों को जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं। अमेंडिंग द यूएन चार्टर, यूएन चार्टर में जो कुछ भी है उसमें रूल रेगुलेशन जो भी पॉइंट है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन है, उसको अमेंड करना, उसमें कोई बदलाव लाना। जनरल असेंबली हैज द पावर टू अमेंड द चार्टर, तो इसके पास पावर है कि चार्टर के अंदर बदलाव कर सकती है। रिजोल्यूशन प्रस्ताव फॉर अमेंडमेंट, यानी अगर कोई बदलाव के लिए प्रस्ताव है तो हैज टू बी साइंड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 हिस्से
क्या करें, अगर 3 है तो 3 में से 2 को साइन करना ही पड़ेगा, मेंबर ऑफ द असेंबली है ना, सभा के जितने मेंबर हैं, एंड रेटिफाइड बाय 2/3 ऑफ इट्स मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। रेटिफाइड का मतलब होता है पुष्टि हो, 2/3 हिस्से जो मेंबर स्टेट के हैं उनके भी द्वारा, इंक्लूडिंग ऑल परमानेंट मेंबर, जितने परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के उनको लेके, तो इतना होने के बाद जो है कि अमेंडमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, what can the general assembly do if the security council fail to act in case where there appears to be a threat to peace? जनरल असेंबली, जनरल सभा, आम सभा क्या करेगी अगर सुरक्षा परिषद फेल कर जाता है कोई ऐसा कृत करने में, है ना, जहां पे ये दिखता है कि भाई कोई थ्रेट हो सकता है, कोई दिक्कत है, शांति भंग हो सकती है और वो नहीं कर पाया सुरक्षा परिषद उसके हिसाब से एक्ट, तो जनरल असेंबली क्या करेगी? General Assembly may take action if the Security Council तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है कि जनरल असेंबली में टेक एक्शन ले सकती है इफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अगर सिक्योरिटी काउंसिल फेल कर जाती है, यहाँ पे फेल हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल फेल्स, तो यहाँ पे फेल लिख लेना आप, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनैनिमिटी ऑफ इट्स परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अनैनिमिटी का मतलब होता है एकमत होना, तो यहाँ पे एकमत ना हो, मान लो सुरक्षा परिषद में सारे मेंबर एकमत ना हो परमानेंट मेंबर्स, तो इसकी वजह से अगर फेल कर गई, अच्छा नहीं यहाँ पे फेल्स नहीं होगा, ये पूरा लाइन सही है, यहाँ पे फेल्स आगे दिया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, हाँ ये इसके लिए नहीं दिया हुआ है, बिकॉज कारण के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये इसको ऐड करके इसमें दिया हुआ है कि इसकी वजह से, कि अगर हो सकता है जनरल असेंबली मान लो एक्शन नहीं ले पाई, क्यों नहीं एक्शन ले पाई, क्योंकि उसमें आपस में सहमति सबकी एक नहीं हो पाई जो परमानेंट मेंबर हैं, और फेल कर गई एक्ट करने में, वेयर देयर अपीयर टू थ्रेट, की जहां पे ऐसा लगा कि शांति भंग होने वाली है, ब्रीच ऑफ पीस यानी शांति में जो है कि का उल्लंघन होने वाला है, या कोई उग्र एक्ट होने वाला है, एक्ट ऑफ एग्रेशन, द असेंबली इज एम्पावर्ड टू कंसीडर द मैटर इमीडिएटली, तो असेंबली को पावर है कि वो तुरंत उस मामले को जो है ले, अपने संज्ञान में ले, विद अ व्यू, है ना, एक नजरिए से, टू मेकिंग रिकमेंडेशन, की सिफारिशें करे, टू मेंबर्स को, फॉर कलेक्टिव मेजर्स, है ना, कि मिलजुल के जो है कि इसका मापदंड निकाले, इंक्लूडिंग यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो आर्म्ड फोर्स का भी यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, ये जो है परमानेंट मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मींट बाय वीटो पावर, इसका बहुत नाम सुनने में आता है, तो देख लो क्या होता है। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज वन वोट, हर एक सुरक्षा परिषद का जो सदस्य है उसके पास एक वोट की ताकत है। डिसीजन ऑन प्रोसीजरल मैटर आर मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर, कोई भी अगर ऐसा हम लोगों को डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है किसी भी मैटर के प्रोसीजरल एक्ट पे, तो वो एक सकारात्मक एफर्मेटिव वोट देना पड़ेगा 9 मेंबर्स को, इंक्लूडिंग द कॉन्करिंग वोट, कॉन्करिंग मतलब वो सहमति वाला वोट भी होना चाहिए सारे पांचों मेंबर्स का, ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स का। द नेगेटिव वोट ऑफ अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड अ वीटो, तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनका कॉन्करिंग वोट होना चाहिए, यानी कि सहमति वाला वोट होना चाहिए, तो इनका ये जो पांचों का परमानेंट वोट जो है, इसमें से अगर कोई नेगेटिव वोट देता है तो उसी को कहते हैं वीटो, तो इनके वोट को ही कहते हैं वीटो, अगर ये इनकार करें, नेगेटिव वोट देते हैं तो। द काउंसिल इज पावरलेस टू एक्ट इफ एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर यूज द वीटो पावर, जो परिषद है वो हेल्पलेस है, पावरलेस है, कोई पावर नहीं, अगर इन पांचों परमानेंट मेंबर में से किसी ने असहमति जता दी, यानी कि अफर्मेटिव वोट दिया, कॉन्करिंग वोट दिया, यानी कि पक्ष में वोट दिया, तब तो ठीक, लेकिन इस 5 में से किसी एक ने भी नकारात्मक वोट दिया, दैट पावर इज ओनली कॉल्ड वीटो पावर। हाउएवर एब्स्टिनेंस फ्रॉम वोटिंग डज नॉट अमाउंट टू अ नेगेटिव वोट और वीटो। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है ये जानेंगे तो ये मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज, अगर वोट नहीं डाला है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेगेटिव वोट है या फिर वीटो यूज किया, अगर वोट ना डाला तो, ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी वीटो नहीं होता। वीटो कब होगा, जब वो वोट दे और नकारात्मक वोट दे। स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के 2 फंक्शन बताने हैं। To investigate any dispute or situation that is likely to lead to international friction,
यानी कि फ्रिक्शन वही टकराव, ये छानबीन करना कि कोई विवाद या फिर कोई ऐसी स्थिति का जो कि हो सकता है कि जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई टकराव आ जाए। फर्दर टू रिकमेंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट ऑन द टर्म ऑफ सेटलमेंट, समझौते के कुछ जो है कि टर्म वगैरह होंगे, उस हिसाब से क्या करना है आपको, मतलब ये क्या करेगा, समझौते के हिसाब से शर्तें हैं, तो भाई शर्तें वगैरह देके कि जो विवाद है समझौते में कुछ शर्तें दे दी जाए और ये विवाद किसी तरह खत्म हो जाए, तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा जो है किसी विवाद को। टू रिकमेंड टू द जनरल असेंबली द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड टुगेदर विद असेंबली टू इलेक्ट जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सिफारिश करेगा जनरल असेंबली को, सिफारिश देगा कि अपॉइंटमेंट हो सेक्रेटरी जनरल का और मिलके असेंबली के साथ जजेस इलेक्ट किए जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। नेम द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अभी पढ़ा ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यही प्रिंसिपल प्रधान जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, ये जो है परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसमें कौन कौन है। The International Court of Justice has its permanent headquarter at The Hague, नीदरलैंड। हैग में नीदरलैंड में इसका जो है परमानेंट हेडक्वार्टर है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस, इसके अंदर 15 जजेस हैं इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। 15 जो है कि इलेक्टेड वो 15 जजेस हैं किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा जो है चुने जाते हैं और सुरक्षा परिषद के द्वारा वोटिंग सेपरेटली, सब अलग अलग पृथक पृथक वोट करते हैं। The judges are elected for a 9-year term, 9 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। However, they can be re-elected after the expiry of the tenure, और इनको फिर से आप इलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अगर इनका जो वक्त है खत्म हो गया उसके बाद भी इनका टेन्योर, इनका वक्त खत्म हो गया, फिर दोबारा भी उन्हें इलेक्ट किया जा सकता है। Each judge has to be from a different nationality, हर एक जज जो है कि अलग देश से होगा। Only those person are elected as judges, सिर्फ उन्हीं को जज के तौर पे नियुक्त किया जाता है। Who are qualified, जो क्वालिफाइड हैं पूर्ण रूप से अपने देश के अंदर इन देयर ओन कंट्री फॉर द हाईएस्ट ऑफिशियल हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस यानी सबसे परम न्यायिक ऑफिस में जो रहने के काबिल हैं या चुने गए हैं उन्हीं को जो है कि इस कोर्ट में लिया जाता है। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है कोर्ट के, आर इलेक्टेड फॉर 3 years, इनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और इनको भी री इलेक्ट किया जा सकता है अगर इनका टर्म खत्म हो गया हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस अदालत का क्या ही इंपॉर्टेंस है। द लीगल मैटर ऑफ द मेंबर स्टेट आर डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट, जो वैधानिक मामले हैं उन सारे सदस्य देशों के वो डिसाइड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। द कोर्ट टेक अप द केसेस ओनली इफ बोथ आर मोर डिस्प्यूटिंग पार्टीज अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस, तो जो कोर्ट है वो तभी जो है केस को लेगी अगर दोनों या फिर जो से ज्यादा जो भी पार्टीज हैं वो कोर्ट के पास अप्रोच की पहुंची तब। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू ऑल द ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के जितने भी अंग है ना उन सबको ये एडवाइस भी देता है, सलाह भी देता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इफ दे डिजायर टू टेक और रिक्वेस्ट फॉर इट, अगर वो चाहते हैं सलाह लेना या फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो दे आर फ्री टू एक्सेप्ट द एडवाइजेस और नॉट, ले भैया ये भी है एक कि वो अगर चाहे तो उसकी सलाह को माने या ना माने। हाउ इज द सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में कौन कौन है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रेफर्ड एज द एग्जीक्यूटिव विंग, ये जो है ना आपका एग्जीक्यूटिव विंग है यानी शासनिक कह सकते हो कार्यकारी खंड है ये आपका सुरक्षा परिषद यूएन का। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, 15 सदस्य हैं, 5 बीइंग द परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएसए। द 10 नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजोरिटी फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। जो 10 नॉन परमानेंट है, 5 तो परमानेंट हो गए, उसके बाद जो 10 नॉन परमानेंट है वो 2/3 मेजोरिटी से इलेक्ट किए जाते हैं 2-2 साल के लिए। A retiring member is not eligible for immediate re-election। ओह, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, पिछले वाले में तो फिर से रिएक्ट हो जाता था जज में, लेकिन इस केस में क्या है, सुरक्षा परिषद का होने के लिए एक रिटायर किया हुआ मेंबर तुरंत
दोबारा से इलेक्ट नहीं किया जा सकता, चुना नहीं जा सकता। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। The United Nations organization was established to maintain peace and promote social progress and better standard of life in larger freedom. With reference to this, explain the following. Composition of Security Council. जो यूएनओ है इसको बनाया गया था ताकि जो है शांति कायम रहे और सामाजिक विकास हो और ज्यादा बेहतर जो है कि जिंदगी के पैमाने हो, जिंदगी जीने के तरीके हों और ज्यादा जो है आजादी मिले। इस संदर्भ में आपको एक्सप्लेन करना है कि सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में कंपोजिशन क्या है, यानी किससे संगठित है ये। सिक्योरिटी काउंसिल इज रेफर्ड टू एज द एग्जीक्यूटिव विंग। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो है आपका कार्यकारी खंड है। काउंसिल में 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट होते हैं, बीइंग द पोर्टनेंट मेंबर परमानेंट चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएसए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के साथ 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जो रिटायर हुआ उसको तुरंत दोबारा री इलेक्शन उसका नहीं हो सकता। सेकेंड है कि फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिलेटिंग टू वर्ल्ड पीस। क्या क्या इसका फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल का, है ना, दुनिया में शांति रखने के लिए। तो सबसे पहला है आपका इन्वेस्टिगेटरी रोल। तो ये पहला काम है, ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। काउंसिल में इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच में लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई टकराव अगर पैदा करने वाला कोई मामला है, कोई डिस्प्यूट है या कोई अवस्था है, तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगा, उसकी खोजबीन करेगा, जांच पड़ताल करेगा। इट मे रिकमेंड एप्रोप्रिएट प्रोसीजर और मेथड ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट। तो ये क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, बता सकता है, सलाह दे सकता है कि कुछ मेथड वगैरह कि भाई जिसको अपना लो और जो है ऐसे विवाद वगैरह को क्या करो, आपस में ही समझौता कर लो, एडजस्ट कर लो। मिलिट्री एक्शन। सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में रिजॉल्व टू मिलिट्री एक्शन, तो ये मिलिट्री एक्शन कर सकता है। इफ इट फेल्स टू सेटल डिस्प्यूट बाय नेगोशिएशन, मीडिएशन और अदर पीसफुल मीन। अगर वो जो है कि ये शुरू कर सकता है, क्या कर सकता है, मिलिट्री एक्शन के लिए भी कह सकता है, असहमति दे सकता है। अगर वो फेल कर जाता है किसी विवाद को सॉल्व करने में बातचीत से, नेगोशिएशन से या मीडिएशन से या फिर दूसरे शांतिपूर्वक तरीके से, तो ये जो है कि मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। मिलिट्री एक्शन में इंक्लूड ऑपरेशन थ्रू एयर, सी और लैंड फोर्सेज सप्लाइड बाय मेंबर नेशन। तो ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे थ्रू हो जाएगा, है ना, में इंक्लूड ऑपरेशंस थ्रू एयर, सी, है ना, और लैंड फोर्सेस, मतलब जिस तरह का बल चाहे उस तरह का बल इस्तेमाल कर सकता है मेंबर नेशन, अगर उसको जैसा सप्लाई करेंगे। द रोल ऑफ यूनेस्को इज इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनेस्को का आपको बताना है कि क्या योगदान रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में। इट ब्रिंग द बेनिफिट ऑफ साइंस to all countries by providing information through bulletin, journal and exhibition. Courier is the official monthly magazine. ये जो है ना साइंस, ये जो है कि बेनिफिट लेके आता है साइंस का सारे के सारे देशों के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन देता है लोगों को, किसके थ्रू, बुलेटिन के थ्रू, जर्नल के थ्रू और एग्जीबिशन वगैरह के थ्रू। कोरियर जो नाम है ये जो है इसका मंथली मैगजीन है जो छपता है। यूनेस्को इनकरेजेस द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेस, सामाजिक जो है विज्ञान को पढ़ने के लिए ये इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। स्पेशली टू इंश्योर द अटेंशन इज पेड टू द फैक्टर्स कॉजिंग वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट। और खास तौर से उन बिंदुओं पे ध्यान देना, वो बिंदु जो कि कहीं हिंसा पैदा करते हैं या कहीं टकराव पैदा करते हैं। द वेरी फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस एंड वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट। द वेरी फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस यानी कि इंसान की प्रकृति का और जो है कि वॉयलेशन ह्यूमन राइट का कहीं है, तो उसके ऊपर ज्यादा ये जो है ध्यान देते हैं कि इसके ऊपर लोग ज्यादा ध्यान दें और इसको ज्यादा जो है तरजीह दें पढ़ने में, समझने में। यूनेस्को प्रमोट बेसिक रिसर्च इन फील्ड। तो बेसिक रिसर्च भी ये प्रोवाइड करता है किस फील्ड में, जियोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स और ओशियनोग्राफी में। सेकेंड है विथ रेफरेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन के कार्य के हिसाब से ब्रीफली स्टेट द फॉलोइंग। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या था पता ही है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, दिस इज द प्राइमरी यानी प्राथमिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर विच द यूएन केम इनटू बीइंग। यही वो वजह है जिसके लिए कि यूएन को बनाया गया, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस। जो आपस में सदस्यीय राष्ट्र हैं उनके बीच में जो है कि भाईचारा रहे, फ्रेंडली रिलेशन रहे, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन नेचर। अब यहाँ पे कह रहा है मानवीय कैरेक्टर, ह्यूमैनिटेरियन। तो यहाँ पे जो है कि पूरे के पूरे सारे के सारे जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे देश जो है मिलके एक दूसरे का सहयोग दे, ताकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मानवीय कैरेक्टर के जो भी जो है प्रॉब्लम है उनको खत्म किया जा सके। टू प्रोमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको प्रमोट करना और जो देश है वो उसका रिस्पेक्ट करें। टू क्रिएट फेथ इन ह्यूमन राइट। जो इंसानों का अधिकार है उसके ऊपर लोग भरोसा करें, एंड इन द डिग्निटी, आत्मसम्मान पे, एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन के, और एक इंसान कितना जो है कि बहुत ही ज्यादा कीमती है, कितना कीमती है इसके ऊपर। टू प्रोमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम, है ना, कि ज्यादा आजादी के साथ ज्यादा बेहतर जीने के तरीके हों, इसका प्रमोशन करना। टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन इन अटेनिंग दिस कॉमन एंड, ताकि साथ में जो है कि सब एक्शन लें, है ना, राष्ट्र मिलके साथ में एक्शन लें, ताकि ये जो है कि कॉमन एंड तक एक पहुंच सके। द यूएन प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ये इनको एक जो है कि कॉमन प्लेटफॉर्म या कह सकते हो मंच प्रोवाइड करता है, जहां पे ये डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, की जो समस्याएं हैं और कैसे उनसे जूझना है। टू सम अप, और आखिरकार यूनाइटेड नेशन लाइक the league nation has two basic aim to preserve peace and security and to solve economic, social and cultural problem। तो मेन यही है कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, और वो सारे ही दिक्कतें सॉल्व करना जो कि आर्थिक हैं, सामाजिक हैं और सांस्कृतिक हैं। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन फॉर इट्स मेंबर्स। क्या सिद्धांत हैं यूएन के अपने सदस्यों के लिए। Fundamental principles of the United Nations aim at achieving and maintaining peace in the world so that progress and prosperity as well as sovereignty of all nations are ensured। ये जो बुनियादी सिद्धांत है यूनाइटेड नेशन के, राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र के, ये एम करते हैं, उनका उद्देश्य है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया में शांति लाई जा सके, और साथ ही साथ विकास हो, खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए, और साथ ही साथ जो सॉवरेनिटी है कि सारे के सारे ही नेशन आपस में सुप्रीम है, ये इसको इंश्योर किया जाए। तो ये जो सिद्धांत है वो ऐसे हैं। सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर, कि जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो सब सुप्रीम है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी के ऊपर है। फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज लेट डाउन इन द चार्टर बाय ऑल मेंबर नेशन, कि भाई फुलफिलमेंट करे सारे ड्यूटीज का जो कि चार्टर ने दिया है सारे मेंबर नेशन को, यानी कि संसदीय राष्ट्र को। सेटलमेंट हो ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी तरह के विवाद का, बिटवीन मेंबर नेशन बाय पीसफुल मीन्स, कोई टकराव हो गया है, कोई बातचीत हो गई है तो क्या करें, शांति से समझौता करें। टू एब्सट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ आर्म्स एंड थ्रेट ऑफ वॉर, भैया एकदम अपने आप को रोके रखो, एकदम बचो किस चीज से, कि आर्म वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है ना, और या फिर किसी तरह से थ्रेट नहीं देना है, वॉर वगैरह, जंग की शुरुआत ना हो, इन सबसे बचना है। टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से जो निर्णय है यूनाइटेड नेशन का उसका सम्मान करो। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ यूएन इन इंटरनल मैटर ऑफ अ मेंबर कंट्री, एक दूसरे के जो है कि इंटरनल मैटर में जो है कि मेंबर कंट्री का जो इंटरनल मेंबर वो मैटर है, आंतरिक मामला है, उसके अंदर दखल नहीं देना है। ऑब्लाइजिंग नॉन मेंबर ऑल्सो टू अवॉइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूएन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि ड्यूटी है नॉन मेंबर की भी कि वो भी जो है कि इन सिद्धांतों से बने रहें यूएन के, ताकि जो है दुनिया में इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा बनी रहे। स्टेट 4 फंक्शन ऑफ द यूएन, 4 फंक्शन बताने हैं यूएन के। तो पीस सिक्योरिटी ये प्राइमरी फंक्शन हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन सॉल्व करेगा प्रॉब्लम आर्थिक, सामाजिक और कल्चर, सांस्कृतिक और जो है मानवीय कैरेक्टर की जो भी परेशानियां हैं। विथ रेफरेंस टू द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के संदर्भ में एक्सप्लेन करना है कंपोजिशन जनरल असेंबली का। हम लोग देखो पढ़ चुके हैं, इसलिए अब लगातार हिंदी देखते हैं हम लोग। कुछ अलग है तो देख लेते हैं
इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द यूएन, यानी यूएन के जितने भी सदस्य हैं, सदस्यीय राष्ट्र हैं, ये सब होते हैं इसमें। ईच स्टेट में बी रिप्रेजेंटेड बाई अप टू 5 डेलीगेट्स, हर एक जो स्टेट है उसके जो है कि 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं। बट ईच ऑफ द स्टेट हैज ओनली 1 वोट, लेकिन सिर्फ एक ही वोट रहेगा। द जनरल असेंबली मीट्स फॉर इट्स रेगुलर सेशन फ्रॉम द 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर टू द मिडल ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, तीसरे सितंबर से लेके मिडल ऑफ दिसंबर तक हर साल ये लोग जो है कि मिलते हैं। हाउएवर स्पेशल सेशन जो है कि विशेष रूप से जो है कि कोई सभा वगैरह, सेशन वगैरह, सम्मेलन कर दी जाती है, कैन बी कन्वेंड, है ना, सम्मेलन हो सकता है, बुलाया जा सकता है, बाई मेंबर टू मीट इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि कोई आपातकालीन स्थिति आई है तो उससे जूझा जा सके। डिसीजन यानी निर्णय लिया जाता है इंपॉर्टेंट मैटर पे, जो जरूरी मामले हैं, लाइक एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, नए मेंबर को अंदर लेना, एडमिट करना, बजटरी मैटर, बजट के मामलों पे, और सिफारिशें की जाती हैं ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के साथ। वाइल ऑन अदर क्वेश्चन, अदर सवालों पे डिसीजन आर रीच्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, जो निर्णय है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ भी पहुंचा जा सकता है। तो ये जो है कंपोजिशन है जनरल असेंबली का, कौन कौन से मेंबर है, कब कब मीटिंग होती है। इसका रोल इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है सहयोग है, इसमें इसका क्या रोल है, इसको ये प्रोत्साहित कैसे करता है। जनरल असेंबली में टेक एक्शन इफ द सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अनोनिमिटी, इसको हम लोगों ने देख लिया था कि ये जो आम सभा है ये जो है कि ये एक एक्शन ले सकती है अगर सुरक्षा परिषद, अगर लोगों के अंदर, उसके मेंबर्स के अंदर जो है सबकी सहमति एक जैसी ना रह पाई परमानेंट मेंबर की, और ये किसी काम को करने में क्या हो, विफल हो गए, और जिसकी वजह से जो है कि शांति भंग हो सकती है, या शांति खराब हो सकती है, या कोई उग्र घटना हो सकती है, या कोई उग्र हो सकता है, तो असेंबली को ये पावर है कि ये जो है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले और इसके ऊपर सिफारिश करे मेंबर्स को कि आप जो है मिलजुल के इसके ऊपर जो है कि मापदंड करिए और इसको जो है मिलजुल के निपटाइए, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स, अगर जरूरत पड़े तो आप जो है आर्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 फंक्शन बताने हैं, देखो भाई देख चुके हैं, डेलिब्रेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन और अमेंडिंग द यूएन कैरेक्टर, पहले भी हम लोगों ने देखा है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, सुरक्षा परिषद जो है सबसे मुख्य है ना, अंग है किसका, यूएन का। इस संदर्भ में बताना है कंपोजिशन, ये भी देख लिया, 15 मेंबर रहते हैं, इसको जो है कार्यकारी खंड कहा जाता है। 5 परमानेंट चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए हैं। 10 नॉन परमानेंट जो होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी के साथ 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो रिटायर हुआ तुरंत उसको इलेक्ट नहीं करना है। वीटो पावर हमने देख लिया गया था। डिसीजन यानी निर्णय जो कि आम मामलों पे होगा, है ना, वो एटलीस्ट 9 मेंबर जो है 15 में से हैं वो फेवर में दे, जो प्रस्ताव है उसके फेवर में दे। डिसीजन जो इंपॉर्टेंट मैटर पे है उसमें 9 वोट के साथ साथ जो है कॉन्करिंग वेट, सहमति वाली वोट भी चाहिए 5 परमानेंट नेशन की। अगर कोई नेशन 5 परमानेंट में से अगर नेगेटिव वोट दे देता है उसी का नाम वीटो है। ये इंप्लाई करता है कि जो काउंसिल है वो पावरलेस है, इसका मतलब ये है कि जो सभा है, आम सभा है, वो जो है पावरलेस है, उसका कोई ताकत नहीं है ना, टू फेस ऑफ इन द फेस ऑफ वीटो बाय एनी परमानेंट मेंबर, अगर किसी परमानेंट मेंबर ने इनकार कर दिया। हाउएवर एब्सटेंशन फ्रॉम वीटो वोटिंग, यानी कि अगर कोई बचता है वोट करने से, यानी वोट ही नहीं करता है, इसका मतलब नहीं है कि वीटो दिया। तो कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। 4 फंक्शन इसके, तो पहला इन्वेस्टिगेटरी रोल है, मिलिट्री एक्शन, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर और इसके साथ इलेक्टोरल फंक्शन, तो ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वही शांति और सुरक्षा वाली बात है, काउंसिल इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा ऐसे मामलों की जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय टकराव में भी आ सकता है, और ये सिफारिश करेगा कि भाई कुछ आप मापदंड वगैरह अपनाओ और जो है कि इन मामलों को जो है खत्म करो आपस में समझौता करके। सिक्योरिटी काउंसिल जो है कि इजाजत दे सकता है और ये क्या कर सकता है, मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है अगर ये फेल कर गया, किसी तरीके से बातचीत करा के जो है, या फिर कोई शांति भरे तरीके से अगर कोई समझौते पे नहीं आ पाया तो मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है, एयर से, सी से, लैंड फोर्स का भी सहारा लिया जा सकता है। नए मेंबर का अगर जो है कि एडमिशन होना है तो 2/3 हिस्सा चाहिए वोट का। इसके अलावा चुनाव वाले फंक्शन में देखा हम लोगों ने कि जजों की नियुक्ति की जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है पार्टिसिपेट करता है, और ये जो यूएन का सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है, ये सेक्रेटरी जनरल जो है कि अपॉइंट
किया जाता है, इसकी नियुक्ति होती है जनरल असेंबली के द्वारा, और इसमें जो सिफारिश है वो सिक्योरिटी काउंसिल भी देता है। इट में आस्क द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पूछ सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि कोई सलाह वगैरह दे दो किसी वैधानिक मामले पे, और इनकी मर्जी है माने ना माने। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संदर्भ में एक्सप्लेन करना है कंपोजिशन। तो भाई इसमें 15 जजेस होते हैं। ये प्रिंसिपल जो है कि प्रधान जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, इसमें 15 जजेस होते हैं जो जनरल असेंबली के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सुरक्षा परिषद के द्वारा अलग अलग। द जजेस आर इलेक्टेड, ये 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इनको दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है अगर इनका 9 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। हर एक जज जो है अलग देश का होना चाहिए, अलग राष्ट्र का होना चाहिए। उन्हीं लोगों को जज बनाया जाता है जो अपने देश में सबसे सर्वोच्च जुडिशियल ऑफिस यानी कि न्यायिक जो कि कार्यालय है उसमें बैठने के योग्य हों। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो कोर्ट के होते हैं उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, और उनका टर्म अगर एक्सपायर हो गया तो उनको फिर से रीइलेक्ट किया जा सकता है। कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो कोर्ट के पास जो है कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन 2 तरीके से हैं। पहला ये है, इन फर्स्ट प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटीज प्रोवाइड दैट द डिस्प्यूट अराइजिंग अंडर देम वुड बी सबमिटेड टू कोर्ट। सेकेंडली, द ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड टू disputes pertaining to the interpretation of international law, compensation to be made for breach of international obligation। कोर्ट के पास जो है अनिवार्य ज्यूरिडिक्शन 2 तरीके से है। पहला तो ये है कि बहुत सारी संधियां हैं जिसमें कि ये है कि भाई अगर जो डिस्प्यूट वगैरह अगर उठता है तो वो डायरेक्टली सबमिट होगा कोर्ट को। और दूसरी बात की जो इसका ड्यूरिसडिक्शन है यानी कि न्याय क्षेत्र है वो कहाँ तक है कि डिस्प्यूट अगर जो है कि कोई ऐसा है जिसमें इंटरप्रिटेशन करना है, व्याख्या करनी है इंटरनेशनल लॉ की, तो वो भी काम इन्हीं का है। कंपनसेशन किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा किसको, उसको कंट्रीज को जहाँ पे जो है कि ब्रीच हुआ है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व का, ड्यूटी का। जहाँ पे ऐसा कुछ जो है कि उल्लंघन हुआ है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का, तो ऐसे केस में कंपनसेशन भी किया जाएगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हर केसेस में हर केस को कवर करता है एडवाइजरी वाला इसका पार्ट है ना। जो भी पार्टी जो है इसको रेफर करें। वन पार्टी अलोन में रेफर द डिस्प्यूट टू कोर्ट, एक अकेली पार्टी भी रेफर कर सकती है डिस्प्यूट विवाद कोर्ट को। अगर अदर पार्टी अंडरटेक टू डिफेंड इट सेल्फ, अगर वो खुद से डिफेंड करना चाहती है ना केस ब्रॉड बिफोर इट, जो सामने लाया गया है कोर्ट के, द कोर्ट इंटरप्रेट इट एज अ कंसेंट टू द रेफरेंस, तो कोर्ट मान लेती है कि हाँ भाई इन्होंने अपनी सहमति दे दी है इस संदर्भ में। पिक्चर स्टडी, ये जो पिक्चर देख ही रहे हो ये सिंबल है यूएनओ का। तो आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो निशान है किसका है, तो मेंशन 3 सिद्धांत इस जो है ऑर्गेनाइजेशन के। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सिद्धांत क्या है इसके, प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं। तो सॉवरेन इक्वलिटी हो, सारे के सारे मेंबर्स जो है आपस में परम है, कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है। हर मेंबर नेशन यानी कि सदस्य राष्ट्र जो है परफॉर्म करेगा अपना ड्यूटी ईमानदारी से यूएन चार्टर के हिसाब से। ईच मेंबर नेशन, हर एक क्या बोलते हैं सदस्य राष्ट्र है, वो सेटल करेगा जो भी वाद विवाद है शांति भरे तरीके से, सिक्योरिटी के साथ, और जस्टिस जो है कि सबको डिस्ट्रीब्यूट, वो जो न्याय है वो डिस्टर्ब ना करे, दुनिया में कोई डिस्टर्बेंस ना लाए। सारे जो मेंबर नेशन है, सदस्य राष्ट्र हैं, वो किसी तरीके का जो है कि खौफ नहीं पैदा करेंगे या जो है कि थ्रेट नहीं करेंगे, है ना, और कोई हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, कहाँ है हेडक्वार्टर, तो न्यूयॉर्क में है। विच इज द मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, स्टेट एनी ऑफ 3 फंक्शन। तो जनरल असेंबली जो है कि सबसे मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या है, ये शांति और सुरक्षा मेंटेन करेगा, कलेक्टिव मेजर करेगा, प्रिवेंशन करेगा, रिमूवल ऑफ थ्रेट टू पीस, है ना, प्रिवेंशन करेगा, बचाव करेगा, और कोई थ्रेट है अगर कोई ऐसी बात है जो कि विवाद है जो कि शांति को भंग कर सकता है तो उसको रिमूव करेगा, दमन करेगा, कोई उग्र एक्ट है तो उसका दमन करेगा, या फिर कहीं पे जो है कि शांति भंग की जा रही है तो उसका दमन करेगा। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, आपस में दोस्ती वाला भाईचारा वाला रिश्ता बनाएगा सारे राष्ट्र जो सदस्य हैं उनके बीच में, उस सिद्धांत के ऊपर कि सबको इक्वल राइट्स है, सबको बराबर अधिकार है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, है ना। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सहयोग पाने के लिए सहयोग पाएगा।
है ना, इसको प्रमोट करेगा और साथ ही साथ सॉल्व करेगा इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और जो भी मानवीय जो है दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करेगा और इनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा रिस्पेक्ट, इज्जत इंसानों के लिए और फंडामेंटल एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम, है ना, बुनियादी जो आज़ादी है उसके लिए। और ये एक सेंटर होगा, हार्मोनाइज करेगा एक्शंस ऑफ नेशन इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन एंड्स। हार्मोनी का मतलब होता है ना सद्भाव या कह सकते हो समरसता, और हार्मोनाइजिंग का मतलब होता है एकता भी, है ना। सेंटर रहेगा एक हार्मोनाइजिंग द एक्शंस, जो भी राष्ट्र काम कर रहे हैं ना उनका एक्शंस हार्मोनाइज करना, मतलब एक जगह पे करेंगे वो, यानी उस स्तर पे करेंगे, है ना, उस केंद्र पे करेंगे। नेम द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन। प्रिंसिपल जुडिशियल न्याय की बात कर रहा है तो बस एक ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इसका मुख्य ऑर्गन है ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हैग नेदरलैंड में है। 15 जजेस हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अलग अलग वोट करके। जजेस जो है 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और फिर से दोबारा भी इलेक्ट किए जा सकते हैं। इनका जो कार्यकाल है फिक्स है 9 साल का। सारा डिसीजन जो है मेजोरिटी वोट से लिया जाता है जो जजेस हैं इसके अंदर। जो मुख्य जज है वो इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए और उसके पास एक वोट होता है ना, राइट होता है वोट करने का। ओनली वन जज, एक ही जज जो है एक कंट्री से इलेक्ट किया जाएगा, एक राष्ट्र का एक ही जज होता है। द सीट फॉर द कोर्ट इज एट द हैग इन नेदरलैंड। तो ये जो है कि ये कहाँ पे है, मुख्य नेदरलैंड में इसका ऑफिस है, हैग में। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड